मॉर्निंग दोस्तों, आज डेट है 23 जुलाई और हम बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। हाल ही में स्पेसएक्स ने साउथ कोरिया के फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट को लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है एनएसएस सेकंड। स्पेसएक्स द्वारा दक्षिण कोरिया के पहले मिलिट्री सैटेलाइट को, जिसका नाम है एनएसएस सेकंड, इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। और यह एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, मतलब कि इसका जो ऑर्बिट पीरियड है वह अर्थ के रोटेशनल पीरियड के बराबर होगा और यह 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा। और इसको लॉन्च किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसको लॉन्च किया जा रहा है कैप कैनावेरल एयरफोर्स स्टेशन के द्वारा, जो है अमेरिका के फ्लोरिडा में। अगर हम बात करें एनएसएस सेकंड की फुल फॉर्म की, तो इसका जो फुल फॉर्म है वह है आर्मी नेवी एयरफोर्स सैटेलाइट इंफॉर्मेशन सिस्टम सेकंड, और ये दक्षिण कोरिया का पहला मिलिट्री सैटेलाइट है। अब अगर हम बात करें जो स्पेस एक्स है, उसने हाल ही में फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए नासा के 2 एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा था, जो कि 11 सालों बाद नासा का कोई ह्यूमन मिशन था। 11 सालों बाद ऐसा हुआ था जब नासा ने इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा हो। अगर हम बात करें, हाल ही में एक और मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च हुआ है, जो लॉन्च किया है इजराइल ने। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ओफेक 16। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो हाल ही में चीन ने अपना एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, जो एक उसका कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जिसका नाम है एप स्टार 6D। इसके अलावा चीन ने एक और सैटेलाइट लॉन्च किया है, जो उसका नेविगेशन सैटेलाइट है, जिसका नाम है वेई 2। अब अगर हम बात करें अमेजोनिया 1 की, तो इसको लॉन्च किया है इसरो ने। ये ब्राज़ील का सैटेलाइट है और ये अमेजोन्स के जंगल जो हैं उनकी निगरानी के लिए ब्राज़ील सरकार ने इसको भेजा है। अब अगर हम बात करें मार्स मिशन होप की, तो ये यूएई का पहला अंतरिक्ष उड़ान रहेगी और यह उनका पहला मार्स मिशन भी है। और जो बात करें इसको लॉन्च किसने किया है, तो इसको लॉन्च किया है जापान की स्पेस एजेंसी ने। इसी के साथ ही में इंडियन आर्मी को एक्यूरेट सर्विलेंस के लिए भारत ड्रोन मिला है। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो इसको डेवलप किया गया है डीआरडीओ के द्वारा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो ड्रोन्स हैं इनको स्वदेशी रूप से इनको विकसित किया गया है, मतलब कि इनको भारत में ही निर्मित किया गया है। इनकी तैनाती जो है वह पूर्वी लद्दाख के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में सटीक निगरानी के लिए इनकी तैनाती की जाएगी। और अगर हम इन ड्रोन्स के बारे में बात करें, तो ये ड्रोन्स दुनिया के सबसे हल्के और सबसे तेज ड्रोन निगरानी प्रणालियों में से एक है। और ये जो ड्रोन्स हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस हैं और ये अत्यधिक ठंडे मौसम में कार्य करने के लिए इनको बनाया गया है। और ये रात के समय भी प्रॉपर कार्य कर सकते हैं, ताकि कोई घुसपैठिया हमारे देश में ना घुस पाए। अगर हम बात करें जो हमारी इंडियन आर्मी है उसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो उसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। वर्तमान में हमारे सेना अध्यक्ष हैं मनोज मुकुंद नरवाने। अगर हम बात करें आर्मी से जुड़े हुए कुछ अन्य करंट अफेयर्स के बारे में, तो हाल ही में इंडिया ने यूएस के साथ एक नेवी एक्सरसाइज की है, जिसका नाम है पासएक्स युद्ध अभ्यास। इसके अलावा जो महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल राजमोहन बोहरा हैं, इनका कोविड-19 के कारण निधन हो गया है हाल ही में। और अमेरिकी स्पेस एजेंसी जो है, जिसका नाम है बोइंग, इसने हाल ही में अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर्स की जो डिलीवरी है उसको पूरा कर दिया है। अब अगर हम बात करें हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है, तो वह है राजनाथ सिंह, और जो हमारे होम मिनिस्टर हैं वह हैं अमित शाह जी। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने का और हम आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। चलिए बढ़ते हैं। मैं कहा भारतीय वायुसेना के कमांडरों का सम्मेलन शुरू हुआ है, तो इसको शुरू किया गया है नई दिल्ली में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में स्थित वायुसेना के हेडक्वार्टर वायु भवन में वायुसेना के कमांडरों के सम्मेलन AFCC का उद्घाटन किया है। और यह जो सम्मेलन है इसका इस बार का सब्जेक्ट है इंडियन एयरफोर्स इन द नेक्स्ट डेकेड, और यह 3 दिनों तक चलेगा। इसकी अध्यक्षता की जाएगी एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया के द्वारा। अगर हम बात करें भारतीय वायुसेना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को, इसलिए 8 अक्टूबर को हम मनाते हैं एयरफोर्स डे के रूप में। और जो वर्तमान में हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं वह हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, और जो हमारे 22 चीफ ऑफ द एयर स्टाफ हैं वह हैं एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोरा। बात की जाए हमारे चीफ ऑफ स्टाफ की, तो वह हैं जनरल
बिपिन रावत। अगर हम बात करें हमारे नेवी की तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है नेवी डे के रूप में। और जो चीफ ऑफ नवल स्टाफ है वह है एडमिरल करमबीर सिंह। बात की जाए 22 चीफ ऑफ नवल स्टाफ की तो वह है अशोक कुमार। बात की जाए हमारे आर्मी की तो 15 जनवरी को मनाया जाता है आर्मी डे के रूप में। जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वह हैं जनरल मनोज मुकुंद। अगर हम बात करें 22 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तो वह कौन है, तो वह है लेफ्टिनेंट जनरल सत्येंद्र कुमार सैनी। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में तो जो कर्नाटक है, कर्नाटक के बेंगलुरु में इंडियन साइंस कांग्रेस का 107वां संस्करण आयोजित किया गया था। गोवा में होने हैं नेशनल गेम्स, जो 2020 में जो नेशनल गेम्स हैं वह गोवा में आयोजित होंगे। अब बात की जाए उड़ीसा की तो 2023 का जो हॉकी वर्ल्ड कप है वह आयोजित किया जाएगा उड़ीसा में। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित बलदेव सिंह ने किस पुस्तक का लेखन किया है, तो इस पुस्तक का नाम है सूरज कदे मर्दा नहीं। यह जो पुस्तक है यह स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के जीवन के कई पहलुओं का वर्णन करती है और इसका प्रकाशन किया जा रहा है यूनिस्टॉक्स के द्वारा। अगर हम बात करें यह जो पुस्तक है यह लॉन्च कब की जाएगी, तो यह लॉन्च की जाएगी उधम सिंह की 80वीं पुण्यतिथि जो कि है 31 जुलाई 2020 को इसका ऑफिशियली इसको लॉन्च किया जाएगा। अगर हम बात करें बलदेव सिंह जी के बारे में तो इनको 2011 में इनके उपन्यास धावन दिल्ली दे किंगरे के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा इन्हें दहन पुरस्कार भी दिया गया है इनके उपन्यास सूरज दी आंख के लिए। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में तो जो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है इसकी लेखिका है अरुंधति रॉय, जिसके लिए इन्हें 1997 में मैन बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था। अगर हम बात करें सेलेस्टियल बॉडी के बारे में तो इसकी जो लेखिका है वह है जोखा अलहार्थी और इनको यह पहली अरबी नोवेल है जिसको मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज दिया गया 2019 का। बात की जाए रेसिडेंट इंडिया के बारे में तो इसको लिखा है आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान के द्वारा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को शुरू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो यह जो देश है यह है मालदीव्स। इसके तहत भारत मालदीव्स में जो मालदीव्स की हेल्थ सर्विसेज हैं उनका विकास करेगा, उससे हेल्थ इमरजेंसी की वक्त में काफ़ी मदद मिलेगी। और कोरोना के वक्त में जो भारत है उसने अपने पड़ोसियों की काफ़ी मदद की थी, तो काफ़ी अहम भूमिका रही उसकी अपने पड़ोसियों के बीच में। और मालदीव में फंसे हुए जो नागरिक हैं, भारतीय नागरिक हैं, उनको निकालने के लिए एक ऑपरेशन चला गया था जिसका नाम है समुद्र सेतु। अगर हम बात करें भारत ने सेशल्स, मॉरिशस, मालदीव को चिकित्सा आपूर्ति, खाद्य आपूर्ति और आयुर्वेदिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए भी एक ऑपरेशन चलाया था, उसका क्या नाम है, उसका नाम है सागर। अगर हम बात करें मालदीव्स के बारे में तो मालदीव्स और केरल के बीच में एक एमओयू पर साइन किए गए हैं और मालदीव जो है वह हाल ही में कॉमनवेल्थ नेशन का मेंबर बन गया है। और बात की जाए इसकी जो कैपिटल है उसकी तो वह है माले, करेंसी है मालदीव रुपया और जो प्रेसिडेंट है वह है इब्राहिम मोहम्मद सोली। भारत ने हाल ही में मालदीव को आउटडोर फिटनेस इक्विपमेंट भी दिए हैं, तो इनको भी याद रखिएगा। अब अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में तो जो सूरीनाम है, सूरीनाम में भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी यह सूरीनाम के राष्ट्रपति बन गए। अब अगर हम बात करें अफगानिस्तान के बारे में तो जो रुद्रेंद्र टंडन है इनको अफगानिस्तान में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स इन डाटा प्रोसेसिंग सैप में भारत के एमडी व सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है, तो उनका नाम है कुलमीत बावा। कुलमीत बावा जगह लेंगे देवदीप सेन गुप्ता की। और अगर हम बात करें सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स के बारे में तो यह जो है यह एक डाटा प्रोसेसिंग कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर है बियनहाइम जर्मनी में। इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। वर्तमान में इसके सीईओ हैं क्रिस्टियान क्लेन। अब हम बात करें हाल ही में यूनिसेफ ने सैप के साथ एक समझौता किया है जिसके अंतर्गत जो युवा हैं उनको रोजगार दिया जाएगा, भारतीय युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाएगा। और सैप बेंगलोर में अपना एक नया कैंपस भी खोलने जा रही है। अब अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में तो जो रोशनी मल्होत्रा हैं ये हाल ही में HCL टेक की चेयरमैन बनी है। अशोक लवासा बनाए गए एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष। बात की जाए इजेंती श्रीनिवास के बारे में तो इनको हाल ही में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंट्रल अथॉरिटी IFSCA के पहले चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया। इसी के साथ हमारा अगला
क्वेश्चन। हाल ही में किसे करूर वैश्य बैंक का नया एमडी और सीईओ अपॉइंट किया गया है? तो उनका नाम है रमेश बाबू। करूर वैश्य बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रमेश बाबू को बैंक का एमडी व सीईओ अपॉइंट किया है और इसी के साथ इन्हें एडिशनल डायरेक्टर का पदभार भी दिया गया है। रमेश जी जगह लेंगे पीआर शेषाद्री की और इसके बाद ये 3 साल तक इस पद पर रहेंगे। इसके पहले ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर थे। अब हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो जो श्याम श्रीनिवासन है ये फिर से फेडरल बैंक के एमडी व सीईओ बनाए गए और जो अश्विनी कुमार तिवारी हैं इनको बनाया गया एसबीआई कार्ड्स का एमडी व सीईओ। बात की जाए सुमंत कटपालिया की, तो इनको इंडसइंड बैंक के एमडी व सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है, तो इसको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में सीबीआईसी ने डाटा एक्सचेंज के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसने समझौता किया है सीबीडीटी के साथ। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने सीबीआईसी मतलब कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस के साथ समझौता किया है डाटा एक्सचेंज करने के लिए और इस समझौते के तहत ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिक रेगुलर बेसिस पर एक दूसरे के साथ डाटा एक्सचेंज करेगी। सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यह एक 6 मेंबर्ड बॉडी है और यह जो है यह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अपेक्स बॉडी है। यह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के विभिन्न नियमों को लागू करती है। इसका जो हेडक्वार्टर है वह है न्यू दिल्ली में। वर्तमान में इसके जो चेयरमैन हैं वह हैं प्रमोद चंद्र मोदी और इसकी स्थापना हुई थी 1963 को। अब हम बात करें सीबीआईसी के बारे में, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स इसका फुल फॉर्म है। यह बॉडी इंडिया में कंज्यूमर्स जीएसटी, सेंट्रल एक्साइज सर्विसेज, टैक्स और नारकोटिक्स के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1964 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वह है न्यू दिल्ली में। वर्तमान में इसके चेयरपर्सन है अजीत कुमार। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो जो नीति आयोग है, नीति आयोग ने हाल ही में इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ITF के साथ मिलकर डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया लॉन्च किया है। बात की जाए सीबीएसई के बारे में, तो हाल ही में मनोज आहूजा जी को सीबीएसई के चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है और इनका जो हेडक्वार्टर है सीबीएसई का वह है न्यू दिल्ली में। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन। इनमें से किस बैंक ने फेस मास्क और सैनिटाइजर बांटने के लिए देशव्यापी अभियान की शुरुआत की है? तो इस बैंक का नाम है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक के इस अभियान को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया है। पीएनबी ने यह जो अभियान है यह कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत शुरू किया है। इसके तहत पीएनबी पूरे देश के 662 जिलों में मास्क व सैनिटाइजर वितरित करेगा। अगर हम बात करें पीएनबी के बारे में, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वह है न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना हुई थी 19 मई 1894 को लाला लाजपत राय के द्वारा। हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के एमडी व सीईओ नियुक्त किए गए नीरज व्यास को और जो हमारे पीएनबी के एमडी और सीईओ हैं वह हैं एसएस मल्लिकार्जुन राव। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो एचडीएफसी बैंक ने हाल ही में ई किसान ऐप को लॉन्च किया है, इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें नाबार्ड के बारे में, तो नाबार्ड ने अपने स्थापना दिवस जो कि है 12 जुलाई को डिजिटल चौपाल का आयोजन किया। अगर हम बात करें आरबीआई के बारे में, तो हाल ही में केंद्र सरकार ने जो कॉर्पोरेट बैंक हैं, जो सहकारी बैंक हैं, इनको आरबीआई के अंडर में लाने का फैसला किया है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया है? तो इस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया है और इसके तहत राज्य सरकारें जो हैं वह पशुपालकों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदेंगी और इसके बाद वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप इस गोबर से तैयार करेगी वर्मी कंपोस्ट और उसके बाद इस वर्मी कंपोस्ट को किसानों को 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। इससे होगा ये जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको बल मिलेगा, पशुपालन में वृद्धि आएगी और किसानों की जो आमदनी है उसमें वृद्धि होगी। यह जो आपको योजना दिख रही है यह है गोधन न्याय योजना। इसी से मिलती जुलती एक और योजना जो है न्याय वर्ड से छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की है जिसका नाम है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। ये दोनों अलग अलग हैं, इनको आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के बारे में, तो यह छत्तीसगढ़ की स्थिति है इंडिया के मैप पर, जैसा कि आप इसको देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ ने पुलिस कर्मियों को डिप्रेशन से बचाने के लिए एक अभियान की शुरुआत की है जिसका नाम है स्पंदन अभियान। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में ही हमारे देश की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया गया था
और छत्तीसगढ़ के जो पहले सीएम थे जिनका नाम था अजीत जोगी जी, हाल ही में इनका निधन हो गया है और लाख कल्टीवेशन को एग्रीकल्चर एक्टिविटी का दर्जा देने वाला राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। बात की जाए कैपिटल की तो वह है रायपुर, सीएम है भूपेश बघेल, गवर्नर है अनुसुईया उइके। अब हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एससी के लिए शुरू की है एक योजना जिसका नाम है नवीन रोजगार छतरी योजना। इसके अलावा अगर हम बात करें तेलंगाना के बारे में, तो तेलंगाना ने एक अभियान की शुरुआत की है जिसका नाम है साइब हर अभियान। बात की जाए असम के बारे में, तो असम का जो पोवा रिजर्व फॉरेस्ट है इसको वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया है। इसको आप याद रखिएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, किसे टून्स मीडिया अवार्ड प्रदान किया गया? तो यह अवार्ड प्रदान किया गया अर्नब चौधरी को। एनिमेशन मास्टर समिट AMS 2020 के डिजिटल संस्करण में महान एनिमेशन निर्देशक अर्नब चौधरी को मरणोपरांत लीजेंड ऑफ एनिमेशन अवार्ड दिया गया और यह जो अवार्ड है यह अवार्ड टून्स मीडिया ग्रुप ने इसकी शुरुआत की है और इस अवार्ड को एनिमेशन उद्योग में किए गए अभूतपूर्व योगदान के लिए दिया जाता है। इनकी एक फिल्म थी जिसका नाम था अर्जुन द वॉरियर। यह ऑस्कर के लिए नामित होने वाली एकमात्र भारतीय एनिमेशन फिल्म थी। 25 दिसंबर 2019 को इनका निधन हो गया था। अब अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो जो फ्रिया ठकराल हैं इन्होंने द डायना अवार्ड 2020 जीता है और जो सी रंगराजन है, यह सी रंगराजन RBI के यह पूर्व गवर्नर है और इन्हें मिला है पहला PC महालनोबिस पुरस्कार। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो अमर्त्य सेन ने जीता है जर्मन बुक ट्रेड पीस प्राइज। इसको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी दी है? तो यह राज्य सरकार है दिल्ली की। इस योजना के तहत 6-7 महीने राशन की होम डिलीवरी की जाएगी और इसे केंद्र सरकार की एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के साथ जोड़ा जाएगा। इस योजना से लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। अब अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में ही खोला गया है देश का पहला प्लाज्मा बैंक और दिल्ली में ही पहला पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा भी खोला गया है। और IIT जो दिल्ली है, IIT दिल्ली ने दुनिया की सबसे सस्ती कोरोना डायग्नोसिस किट कोरोश्योर बनाई है। दिल्ली ने एक पोर्टल लॉन्च किया है E-लर्निंग पोर्टल जिसका नाम है लेड और पौधारोपण के लिए एक अभियान चलाया है जिसका नाम है पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने जो मुकरवा चौक है उसका नाम कारगिल वॉरियर कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम पर रख दिया है। दिल्ली ने कोरोना को रोकने के लिए जो कंटेनमेंट जोन्स हैं उनमें ऑपरेशन शील्ड भी चलाया है। अब अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो उत्तराखंड सरकार ने बेरोजगारों के लिए होप पोर्टल भी लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश की बात अगर की जाए तो मध्य प्रदेश सरकार ने FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की है। बात की जाए कर्नाटक की, तो कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया है स्किल कनेक्ट पोर्टल। तो इसको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कल फिर मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद।